आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बढ़ती नशे की समस्या। विधायक भुवनेश्वर गौर ने उठाया मनाली में बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा। ऊना में डॉक्टर राजू बिंदल का कांग्रेस सरकार पर हमला। सुक्खू सरकार की नशा माफिया पर बड़ी कार्यवाही। सीएम ने बाणगंगा घाट पर की सायंकालीन आरती। विकलांग दिवस पर शिमला में दृष्टिहीन संघ का तीखा विरोध। शिमला आइस स्केटिंग रिंग में जमी बर्फ की पहली परत। शमशान घाट में लकड़ी के बड़े दामों का विरोध। लक्कड़ बाजार में नगर निगम की कार्यवाही के दौरान हंगामा। धर्मशाला में पेंशनर्स के आक्रोश रैली। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के सत्र में मनाली विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक भुवनेश्वर गौर ने हाल ही में आई बाढ़ से क्षेत्र को हुए व्यापक नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने मनाली और आसपास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सड़कों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन पर गहरा असर पड़ा है। भुवनेश्वर गौर ने बताया कि लगातार बंद पड़ी सड़कों एवं अव्यवस्थित हालात के कारण मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की आय पर पड़ा है, खासकर होटल व्यवसाय, टैक्सी ऑपरेटर, होम स्टे संचालकों और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सदन में सरकार से निम्न कदम तत्काल उठाने का अनुरोध किया। क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत और बहाली, राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी, पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों और कारोबारियों को राहत प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। खराब की कल देंगे, चाहे वो हमारा पर्यटन का सीजन था, आज का नाम नहीं रखना, वो सीजन भी क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, पर्यटक मनाली नहीं आ पाए और जो कारोबारी पर्यटन से जुड़े हुए थे उनका भारी नुकसान। थोड़े समय के बाद, क्योंकि हम एक हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है, हमारे क्षेत्र में सेब का कार्य प्रगति पे आया और क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, जो नेशनल हाईवे था वो टूटा हुआ था, उसके कारण भी जो हमारे ग्रोअर्स थे उन्हें अच्छे रेट्स नहीं मिल पाए। चाहे वो वेजिटेबल्स जो उगाते हैं उनका भी यही हाल हुआ। लोगों ने अपनी सब्जियां जो उगाई हुई थी, क्योंकि वो मार्केट में नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने उन्हें वहीं रख दिया। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में 26 सितंबर को भारी बारिश आने के कारण मनाली जो गांव है हमारा, मनालसू नाला जिसको हम बोलते हैं, बहुत एक ऐतिहासिक गांव है, उस नाले में भी भारी बारिश के कारण जो बड़ा पुल था, मोटरेबल पुल था, वो ध्वस्त हो गया। एक दूर दराज के क्षेत्र में हमारा खेरी गांव है, वहाँ पे भी बाढ़ आने के कारण एक बड़ा जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ। हम धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि जैसे ही बाढ़ आई माननीय मुख्यमंत्री जी मनाली क्षेत्र में आए और उनके आने से जो बिजली पानी जो हमारा बाधित हुआ था वो एक रिकॉर्ड समय में एक बार सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने मनाली गांव और जो हमारे ऊपर का शनाग, गुशाल, बुरुआ क्षेत्र है, इसको जोड़ने के लिए हमें एक पुल भी दिया और जिसका कार्य तकरीबन कंप्लीट हो गया है और 2-4 दिनों में वहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। खेरी गांव क्योंकि एक दूर दराज का गांव है, पुल एक बड़ा पुल था जो खराब हुआ। हम दोबारा से धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, जिसने रिकॉर्ड समय में वहाँ पे एक झूला लगाया, जिससे क्षेत्रवासियों के जो सेब थे हमारे, वो मेन लाइन पे पहुँचे और उन्हें अच्छे दाम भी मिले। इसी कड़ी में
मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल सरकार का, जिसने जो कॉम्पनसेशन हमारे लोगों को दी जाती थी उसमें जो बढ़ोतरी की है। पिछले 23 की जब बाढ़ आई थी तो 7 लाख रुपए जिसका पूरा मकान ढह गया था उसे दिया गया था, और हम धन्यवाद हैं इस बार वो रकम बढ़ा के 8 लाख की गई है, और जिनके पार्शियल डैमेजेस हुए हैं उनके लिए भी ये रकम बढ़ाई गई है। आज इस वर्ष जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र में कटराई में ही एक बहुत बड़ी गौशाला थी महोदय, जिसमें तकरीबन 1400 के करीब पशु हम रखते थे। वो गौशाला भी पूर्ण रूप से इस बार ध्वस्त हुई है। अभी तो हमने थोड़ी बहुत करके उसे सुचारू करने का प्रयास किया है। हम प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी गौशाला वो हमारे क्षेत्र में है, उसके लिए भी आने वाले समय में कोई अच्छी तरह से कोई राशि आवंटित की जाए ताकि वो भी एक सुरक्षित क्षेत्र बने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही शुरू करते हुए सभी जेलों से नशे की कमाई से बनी हुई अवैध संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट 10 दिसंबर तक तलब की है। तपोवन में नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की 6ठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को नशा निवारण समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने खुलासा किया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिस कर्मी भी शामिल रहे हैं। 5 को बर्खास्त किया जा चुका है और बाकी पर कार्यवाही जारी है। सभी विभागों में ऐसे कर्मचारियों की सूची भी 10 दिसंबर तक मांगी गई है। सरकार चिट्टा सूचना इनाम योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सूचना देने वालों को 10,000 से 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। सूचना 112 नंबर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाएगी। सीएम ने चेतावनी दी कि सूचना लीक करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही होगी। चिट्टे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को शिमला जिला में हिमाचल की राजधानी में वॉकथॉन का आयोजन किया। चिट्टे की लत में जिस युवा पीढ़ी को डालने के लिए चिट्टे के स्मगलर कार्य कर रहे थे, उसके लिए हमने जन जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें सभी युवा साथियों ने भाग लिया और पिछले कल चिट्टे के खिलाफ इस अभियान को और तेजी दी। धर्मशाला में वॉकथॉन का आयोजन करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पुलिस के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सभी चिट्टा के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत की उसको और तेज किया जा रहा है। 17 तारीख को पूरे प्रदेश में नवंबर में चिट्टे के बाद नाके लगे, सभी गाड़ियों को चेक किया गया और 12 और 13 केस रजिस्टर्ड किए गए। उसके अलावा 22 तारीख को 121 लोकेशन पर छापे मारे गए 22 नवंबर को, और उन छापों के द्वारा सारी जगह जो चिट्टे के लोग थे या दूसरे नशा में सम्मिलित लोग थे उनको खिलाफ कार्रवाई की गई और कई केस रजिस्टर्ड किए गए। 25 को जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन, उसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया और उनके नज़दीक जितने भी लोग थे जो जिन पर शक था उनके चालान किए गए और कुछ पर केस रजिस्टर्ड किए गए। मेरा ये मानना है कि एनकोड की मीटिंग मैंने अपनी अध्यक्षता में की, पहली मीटिंग की, दूसरी की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की मीटिंगों की और ध्यान नहीं दिया, और पिट एंड डीपीएस एक्ट भी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट था, जिसको भारत सरकार ने लागू कर दिया, पर हिमाचल प्रदेश की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल तक लागू नहीं किया। जून 2023 में हमने उस पिट एंड डीपीएस एक्ट को लागू किया, जिसका मतलब है कि जो चिट्टे के धंधे में कोई व्यक्ति अगर एक बार बेल लेकर दोबारा आ जाता है, इस कानून के तहत हम उसे 6 महीने के लिए दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्ट लागू हो जाता तो रिपीटिंग ऑफेंडर जो है
वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की और तकरीबन पिट एनडीपीएस लागू करने होने के बाद 47 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमने उसके बाद हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां हमने पंचायतों का वर्गीकरण किया। पूरी 35-37 पंचायतों का पुलिस ने अध्ययन किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने अध्ययन किया और पहली बार ये पाया कि हमारे जहाँ चिट्टिया की सेंसिटिव पंचायतें हैं उसको रेड, ग्रीन, येलो में वर्गीकरण करके बांटा गया और अभी हमारी 234 ऐसी पंचायतें सेंसिटिव है जहां चिट्टे का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के धंधे में सम्मिलित है उसकी रिपोर्ट माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे। पुलिस के जो कर्मचारी इन्वॉल्व है उसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे और 10 दिसंबर तक जिनकी जो चिट्टे से कमाई हुई संपत्ति है उसकी डिमार्केशन पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाएगी ताकि उस प्रॉपर्टी को जिसने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं की जवानी में उन्हें नशे की आदत का जहर घोलने की जो कोशिश की गई है उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करने जा रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश की 3500 पंचायतों में स्पेशल चिट्टे के खिलाफ एक आम जनसभा पंचायत की सभा बनाई जाएगी। 234 पंचायतों में डिप्टी कमिश्नर्स ने जो चिट्टा और नशा निवारण कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। सभी जगह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चिट्टे के समूल नाश के लिए पूरे प्रदेश के 75 लाख की जनता को आगे आना पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को आगे आना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल सरकारों द्वारा नहीं लड़ी जाती है, समाज के जागरूक नागरिकों के द्वारा लड़ी जाती है, एनजीओ के द्वारा लड़ी जाती है, पत्रकार बंधुओं के द्वारा लड़ी जाती है। हम चाहते हैं कि आप सबका इसमें सहयोग करें। पूरी डिस्ट्रिक्ट में वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। जहां तक संभव होगा मैं सभी वॉकथॉन में जाने का प्रयास करूंगा और फिर उसके बाद ये सब डिवीजन लेवल पर हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उसमें वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा और इस चिट्टे के समूल नाश के लिए पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा पुलिस अधिकारी जी जान करके इसके खिलाफ लड़े हैं और हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला के मनोरोग विभाग में मानसिक रोगियों के साथ साथ नशे की गिरफ्त में आए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विभाग में हर सप्ताह पहुंचने वाले लगभग 1500 मानसिक रोगियों में से 50 मरीज नशे के आदी होते हैं। इनमें 25 मामले भांग, भुक्की, अफीम से जुड़े और 25 मामले सफेद जहर चिट्टे के होते हैं। मरीजों में युवक, युवतियां और अमीर और गरीब सभी वर्गों के लोग शामिल रहते हैं। नशा मुक्ति के लिए विभाग में केवल 10 बिस्तरों की व्यवस्था है जो बढ़ते मामलों के सामने नाकाफी साबित हो रही है। चिकित्सकों के अनुसार चिट्टा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार चिट्टा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। कई मरीज चिट्टा सेवन के कारण मनोरोगी अवस्थाओं में पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चिट्टा सिरिंज की तस्वीर या नशीले पाउडर को देखना भी नशे की इच्छा बढ़ा सकता है। इसीलिए ऐसे वस्तुओं को मरीजों से दूर रखना जरूरी रहता है। अस्पताल तक वही मरीज पहुंच रहे हैं जो खुद या उनके परिजन नशे से मुक्ति की इच्छा रखते हैं। अस्पताल में मरीजों के व्यक्तिगत काउंसलिंग, परिवार की अलग काउंसलिंग, योग और ध्यान के माध्यम से नशा छोड़ने के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नशा छोड़ना मरीज और उसके परिवार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। कई नशा पीड़ित मरीज अन्य मनोरोगियों से अलग वार्ड की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मनोरोगी नहीं बल्कि नशे के आदी है, इसीलिए अलग उपचार व्यवस्था होनी चाहिए। आईजीएमसी मनोरोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा ने बताया कि नशा मुक्ति के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि नशा मुक्ति मरीजों के लिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल में चिट्टा अन्य नशीले पदार्थों की बढ़ती चुनौती समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाण घाट में आयोजित भव्य सायंकालीन आरती में भाग लिया और नवनिर्मित बाण गंगा घाट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल एवं आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, कमलेश ठाकुर, चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा और मनोज कत्ती, निशु मोंगरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि बाण गंगा घाट का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह 3 साल जश्न के नहीं बल्कि व्यवस्था पतन के रही है। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में हालात बदतर बने हैं। बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, भारी कर्ज चढ़ा है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है और हजारों सरकारी पद समाप्त कर दिए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित होने, हिमकेयर, आयुष्मान जैसी योजनाओं के बंद होने और अस्पतालों में अव्यवस्था पर भी उन्होंने सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि मंडी में हाल ही में आपदा से लोग अब भी बेघर है, फिर भी सरकार वहां जश्न मनाने जा रही है। डॉक्टर बिंदल ने घोषणा की कि सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में विशाल प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चुनावी गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई है। 11 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार मंडी में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। वास्तव में ये 3 साल व्यवस्था पतन के 3 साल हैं। हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण व्यवस्थाएं वो इस 3 साल के अंदर तार-तार हुई हैं। कानून व्यवस्था के पतन के 3 साल, जिसमें आए दिन लूट, फिरौती, डकैती, गोलीकांड, ये काम बात हो गई। ऊना के चश्मदीद गवाह आप लोग हैं, परंतु ये मामला ऊना तक नहीं रुका। चंबा से लेके सिरमौर तक और ऊना से लेके किन्नौर तक ये गोलीकांड एक आम बात बन गया है। ये व्यवस्था पतन के 3 साल, यानी भारी भरकम कर्ज लेकर के और उस कर्ज को जनता के हित में ना लगाने के 3 साल। ये 3 साल बेरोजगारों के साथ किए गए भद्दे मजाक के 3 साल। ये 3 साल और व्यवस्था पतन के जो 3 साल हैं, बेरोजगारों के साथ उनके पदों को समाप्त करते हुए उनके साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार के 3 साल। इन 3 सालों के अंदर नौकरियां तो कहां देनी थी, 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त किया। ये 3 साल शिक्षा के पतन के 3 साल। आए दिन नया फरमान जारी होता है। फरमान जारी हो गया, इंग्लिश शुरू होगी 1ली से 5वीं तक। अध्यापकों को इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया और 5वीं क्लास में उसको 5वीं क्लास की इंग्लिश लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड है उसके ऊपर विश्वास खत्म हो गया, इसलिए सीबीएसई के कुछ स्कूल बना दिए।
2000 स्कूल बंद कर दिए, अध्यापकों के सारे सिस्टम्स और उनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ये शिक्षा के पतन के 3 साल, स्वास्थ्य के पतन के 3 साल। गरीब आदमी इलाज करा रहा था हिम केयर के माध्यम से, आयुष्मान के माध्यम से, आज वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। यानी हिम केयर बंद, आयुष्मान बंद, अस्पताल में दवाई बंद, अस्पताल के अंदर व्यवस्था बंद। ये चिकित्सा के पतन के, इलाज के पतन के 3 साल। ये जो व्यवस्था का पतन है, ये केवल यहीं पर नहीं रुका है। भाई भतीजावाद के 3 साल, वो भाई भतीजावाद या मित्रों की सरकार कहें या माफिया राज कहें, उसके 3 साल वास्तव में ये जश्न बर्बादी है। प्रदेश सरकार की बर्बादी के 3 साल का जश्न मंडी में मनाने के लिए लालायित है कांग्रेस सरकार। और वो मंडी जो आपदा के जख्म झेल रही है, वो मंडी जहां हजारों लोग आज भी अपने घरों में ना रह करके स्कूल में, धर्मशालाओं में, पड़ोसियों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर शिमला में दृष्टिहीन संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय के पास छोटा शिमला बस स्टैंड में जोरदार प्रदर्शन किया और इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं और बैकलॉग भर्ती जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम ओशेन मौके पर पहुंची और दृष्टिहीनों से उनके द्वारा बातचीत की गई। संघ के सदस्यों ने एसडीएम से आग्रह किया कि उनकी मांगे सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और उनसे मुलाकात करवाई जाए। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार के शिमला लौटते ही वह मुख्यमंत्री को विषय से अवगत करवाएगी और प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात भी करवाने का प्रयास करेगी। उधर दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ने विरोध को और तेज करते हुए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार को 10 दिसंबर तक का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो संगठन ओक ओवर के बाहर बड़ा आंदोलन करेगा। राजेश ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं ओक ओवर के बाहर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। अरे इस पापी सरकार को, हरिद्वार को, इस पापी सरकार को भेजो हरिद्वार को। अपने जो मांगे आपकी उसके लिए पहले आपस में बात कीजिए, फिर आपको अंदर ले जाएंगे। और यहाँ के पुलिस प्रशासन भी हमें यही कहते हैं कि चाय पीजिए, बाद में कहते हैं हमने आपको चाय पिलाई है, आप हमारी बात नहीं सुनते। हम इनकी चाय पीने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर आप लोग कर नहीं चाहते हमारे लिए कुछ दिव्यांग समाज के लिए कुछ, तो हमारी सीएम साहब से बात कराइए ना, सुक्कू जी से बात कराइए। क्यों नहीं करते वो हमसे बात? क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। वो दिव्यांग समाज से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं और अपने मन में और अपने दिल में और अपने राजनीतिक विवाद में वो हीन भावना दिव्यांग समाज के लिए रखते हैं। इसी का कारण है कि हम दिव्यांग समाज 2.5 सालों से सड़कों पे ठोकरें खा रहे हैं। और ये यहाँ पे ये वादे तो करते हैं कि आपको एसडीएम के पास सीएम साहब के पास ले जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी के पास ले जाएंगे। ऐसे वादे तो 2.5 सालों में कितने हो चुके हैं। समस्या के समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समस्या के समाधान तभी नहीं हो रहा है क्योंकि जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब है वो भी एडिशनल चार्ज पे है। जो सुक्कू जी के मन में पहले ही दिव्यांग समाज के लिए हीन भावना है, इसलिए उन्होंने सख्त निर्देश शासन प्रशासन को दिए हैं सुक्कू जी ने कि दिव्यांगों को कुछ न दिए जाए। क्योंकि पुरानी जो हमारे लिए सुविधाएं लगी थी दिव्यांगों के लिए, सारा पेंशन थी वो सुक्कू जी ने छीन ली
और यूडीआई कार्ड बस पास था वो सुक्कू जी ने बंद करा दिया। पुरानी सुविधाएं जब छीन रहे हैं, नया क्या देंगे? अपने राज में सुक्कू जी 3 साल हो रहे हैं, जश्न बना रहे हैं। 3 सालों में अपनी जश्न में दिव्यांगों के लिए एक मीटिंग तक नहीं दे पाए। बाकी इन्हें क्या देंगे हमारे को? हम इनसे जो मांग रहे हैं, बैकलॉग का कोटा मेरे पास जिसकी अपडेट है आज की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसमें आप देखें कि हज़ारों के पद खाली पड़े हैं। किसके लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए। हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? हम अडानी अंबानी के लड़के हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। कल परसों देखो उन्होंने बच्चों को धमका दिए, स्कूल के बच्चों को कि आप राधे राधे क्यों बोलते हैं। कभी वहाँ दिव्यांग समाज को धमकाते हैं कि उस सड़कों पे रह के क्या मिलता है। सुक्कू जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी इतिहास के पन्नों में अपनी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराते हैं, वो लड़ाई सड़कों से शुरू होती है। वो लड़ाई चाहे भारत देश को अंग्रेजों से चुंगल से दूर पाने के लिए, वो लड़ाई भी सड़कों से शुरू हुई थी। जो चाहे किसानों के मुद्दे होते हैं, वो लड़ाई भी सड़कों से शुरू होती है। वो चाहे दिव्यांगों की बात है, आज हम डट के सुक्कू सरकार का विरोध भी करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे साथ उस तरह बैठक नहीं हो जाती है और सड़कों पर हमें हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाते हैं और कम से कम 12 से 10,000 से 12,000 हमारी पेंशन हैंडीकैप पेंशन नहीं देते हैं, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। व्यक्त करते हुए, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। 771 दिन हमें आज आंदोलन में हो चुके हैं, खुले आसमान की 39 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने हमारा ना कोई सुत ली, हमारी ओनली सटेला व्यवहार किया। दावे तो बड़े बड़े करते हैं। सुक्कू जी कहते हैं कि दिव्यांग जनों के लिए काम कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 2.5 साल आज हमें रोडों पे हो चुके हैं, ठोकरे खानों पे मजबूर हो चुके हैं। ना हमारी पेंशन बनाई जा रही है, किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई हमारी नहीं होने वाली। हमारे साथ सड़कों पे ठोकरे खाने के लिए छोड़ा गया है। तो सुक्कू जी का रवैया है हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं जनहित के काम करता हूँ। ये जनहित के काम में दिव्यांग समाज नहीं आता है। हमारे अंदर भी तो जी आत्मा है, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमने परिवार पालना है। तो जो हम सरकार से मांग रहे हैं, हमारी सारी जायज मांगे हैं। वो पेंशन की बढ़ोतरी है, बैकलॉग का कोटा अपडेट, इनकी बहुत डिपार्टमेंटों में बहुत बड़ा है, वही मांग रहे हैं जो हमारी संवैधानिक मांग है। लेकिन ये सरकार दिव्यांग समाज के लिए हीन भावना रहती है, बदले की भावना रहती है। कभी कोई शासन प्रशासन के लोग ना मंत्री हमारी सुट लेते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस पाप से आप बचिए। जैसा आप परसों दावा कर रहे थे कि मैं एक साधारण परिवार से आया हूँ, मैं एक अच्छी सोच का व्यक्ति हूँ, गरीब समाज को देख नहीं सकता हूँ। हम तो अदानी के लड़के तो हम भी नहीं है। हम तो 2.5 सालों से यहाँ पे पड़े, हमारे साथ एक देने की बात तो दूर है, आप अपनी अध्यक्ष मीटिंग तक देने रहे हो। इसके लिए क्या कारण है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि वो हमें यहाँ मीटिंग दे, नहीं तो अगर आंदोलन होगा 2 से 3 साथी हमारे वैसे भी इस आंदोलन की आग में चढ़ चुके हैं, उनकी विचारों की आज वो हमारे बीच नहीं है। तो इसके जिम्मेदारी भी सुक्कू सरकार को लेनी होगी। आगे भी हम कड़ा रुख अपनाएंगे, मरण अनशन करेंगे, आत्मदाह जैसी जो भी हमसे हो सके सब कुछ करेंगे। लेकिन सुक्कू सरकार का रवैये से सारे दिव्यांग समाज दुखी है। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में इस सीजन की बर्फ जमनी शुरू हो गई है। पहली परत जमने के बाद रिंक में सीजन का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसे स्केटिंग प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि सुबह क्लब सदस्यों ने रिंक में स्केटिंग कर मैदान की गुणवत्ता और बर्फ की स्थिति का आकलन किया, जो संतोषजनक पाया गया। उन्होंने कहा कि अब नियमित स्केटिंग सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। रिंक में बीते सोमवार से लगातार बर्फ जमाने की प्रक्रिया चल रही थी। रात के समय हर घंटे पानी का छिड़काव कर बर्फ की परत तैयार की गई, जिसके बाद अब रिंग स्केटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ठंडी सुबह के बावजूद रिंग पर स्केटिंग का रोमांच देखने लायक रहता है। स्थानीय परिवारों, बच्चों और देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। शिमला का यह प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग शहर की पहचान और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल की तरह इस बार भी इसके खुलते ही शहर में सर्दियों का उत्साह और बढ़ चुका है।
सक्सेसफुल रहा है और कल से हम नॉर्मल स्केटिंग देना शुरू कर रहे हैं। कल फर्स्ट सेशन होगा हमारा। तो मैक्सिमम जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो सीनियर के लिए 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये में वो पूरा सीज़न जब तक स्केटिंग होगी कर सकते हैं। सेशन अभी तो हमारे सिर्फ सुबह के सेशन शुरू हो रहे हैं, जो सुबह 8 बजे शुरू होगा और 9:30 से 10 बजे ख़त्म होगा, डिपेंडिंग ऑन द आइस क्वालिटी। और शाम के सेशंस अभी थोड़े दिन लगेंगे अभी शुरू होने में थोड़ा। जो पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल थोड़ा जल्दी स्केटिंग शुरू हुई है। जैसे 10 तारीख के बाद ही वैसे शुरू होती थी, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में शुरू करते थे हम, लेकिन इस साल थोड़ा अर्ली है। और अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल हमें उम्मीद है कि अच्छे सेशन जाएंगे। मेरा नाम क्रिश है, मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता से आप आए हैं, तो कैसा लग रहा है शिमला में और यहाँ पर शिमला स्केटिंग? बहुत बढ़िया है, ठंड है एकदम अभी। और स्केटिंग आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई करना था तो आए थे सब। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब नेचुरल आइस स्केटिंग देंगे ये स्केटिंग बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा है। मतलब सुबह सुबह आइए तो बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे नेचुरल आइस है। फीस तो मतलब ठीक ही है, 300 है यहाँ स्केटिंग के लिए, तो वो तो ठीक ही है 1 घंटे के लिए। मैं अंशु, मैं हैदराबाद से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई बीन वांटिंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल, सो बहुत अच्छा है। अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा गिर विर रहा है सब, बट अच्छा है बहुत। हमारा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, हम मणिपाल से हैं, तो घूमने आए हैं आज। बस की लाइक इट्स वेरी ईजी, बहुत दे वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छे से हाथ पकड़ के लेके आए अंदर तक, एंड कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एंड मुझे आई बीन टोल्ड कि दिस इज़ द ओनली नेचुरल रिंक इन एशिया, सो वर्थ इट तो होगा। बढ़ती महंगाई के बीच अब शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के दाम बढ़ाए जाने पर विरोध तेज हो गया है। संजौली शमशान घाट में सामाजिक कार्यकर्ता और गदर फ्रंट संस्था के संयोजक रवि कुमार दलित को बीते कल सांकेतिक अनशन पर बैठना पड़ा। सनातन धर्म सभा के अधीन इस शमशान घाट में पहले 1 मन लकड़ी का रेट 350 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया गया है। रवि कुमार का कहना है कि एक शव को जलाने में 22 से 24 मन लकड़ी लगती है, जिससे गरीब परिवारों पर 1400 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर पहले ही उपायुक्त शिमला और एसपी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्हें अनशन का सहारा लेना पड़ा। रवि कुमार ने दाम बढ़ाने को गरीब जनता के साथ अन्याय बताते हुए चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा है, वहाँ पर इसीलिए मैंने सांकेतिक अनशन किया, और सिर्फ वहाँ पर मैं अकेले था, और वो जगह इसलिए चुनी क्योंकि लकड़ियों के दाम शमशान घाट में बढ़ाए गए, और शमशान घाट वो स्थान है जहाँ पर अगर महंगाई की मार हो तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। ये जो वहाँ की सभा है, धर्म सभा है, उनके लिए तो शर्म की बात है ही है। उसके बाद जिला प्रशासन, जिसका अंकुश रहता है इनके ऊपर, उनका कोई अंकुश नज़र नहीं आया। उन्होंने सभा से कोई बातचीत नहीं की। 100 रुपये प्रति मण लकड़ी के रेट बढ़ाए गए, जो 350 थे 450 की गई, अर्थात 12 मण या 14 मण लक्कड़ जो है वो शमशान घाट में लगाई जाती है चिता के ऊपर। तो उस वक्त मतलब आप समझें कि 14 मण लक्कड़ में सीधे 1400 रुपया बढ़ा दिया गया। तो ये बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक विषय था, और मुझे लगा कि सरकारें जो है गूंगी बहरी हो चुकी है, मुर्दा है। तो मुझे एक ही स्थान दिखा, वो शमशान घाट दिखा, जहाँ से आवाज़ उठाई जाए और इन सरकारों को और जो प्रशासन है कम से कम इन्हें शर्म महसूस हो। जिला प्रशासन है, ऐसा नहीं होता कि अगर मामला शमशान से जुड़ा हुआ हो और मुर्दों से जुड़ा हुआ हो और सरकार को इसका असर नजर ना आए, प्रभाव नजर ना आए, तो ये जो पब्लिक है ना, ये सब देख रही है, और जनता जो है ये बोलती नहीं है, ये जवाब देती है। और समय आने पर जो है इनको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये जो इन्होंने लकड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, इनको खुद पता लगेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और इन पर अंकुश ना लगा के बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा है, लोग जनता जो है ना, वो सब देखती है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जनता सब देखती है और आंखें बंद नहीं रखती, देखती सब है, सुनती सब है।
और समय आने पर जवाब देती है। और मुझे जब रोजाना कहीं ना कहीं मौतें होती है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जिसके पास पैसा ही नहीं है, जेब में मतलब उसकी बजट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे ना कैसे करके शर्म के मारे या किसी भी हालात में कहीं से उधार उठा के वो संस्कार तो करेगा ही। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, नीचे जो ये शमशान घाट है, इसमें अगर संस्कार करना हो तो कम से कम 15,000 रुपया सारे खर्चे जोड़कर जो है एक डेड बॉडी के लिए पड़ता है, जो बिल्कुल मतलब 15,000 से ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में लकड़ी के दाम 1400 रुपया प्रति मतलब 14 मन में बढ़ा देना, कहाँ मतलब ये कहीं भी फिट नहीं बैठती बात, और शर्म आती है बहुत ही। मतलब जिनके घर में पहले ही डेड बॉडी हो, पहले ही वो परेशान हो, और उसके ऊपर इस तरह के खर्चे डाल देना। यहाँ तो मैं बोलता हूँ लकड़ी फ्री होनी चाहिए थी। बहुत लक्कड़ यहाँ पर हिमाचल में त्रासदी हुई है, दुनिया भर की लक्कड़ जंगलों में पड़ी है, और हजारों टन लक्कड़ जो है ऐसे ही पड़ी है। लक्कड़ बाजार में आज नगर निगम की टीम की कार्यवाही के दौरान दुकानदारों और तह बाजारियों के बीच तीखी बहस और छीना झपटी देखने को मिली। इस अफरा तफरी में एक महिला तह बाजारी गंभीर रूप से घायल हो गई। तह बाजारी यूनियन की प्रधान ने घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगर निगम मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि निगम की टीम तय समय से पहले ही नगर निगम का डंडा चलाने पहुंच जाती है, जिससे दुकानदारों और तह बाजारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि निगम कर्मचारी तह बाजारियों का सामान जबरन उठा ले जाते हैं, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। यूनियन प्रधान ने प्रशासन से मांग की है कि तह बाजारियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए। मैम, हम लोगों का पहले भी जो आपके सामने मेयर ऑफिस में भी हमारा धरना होने के बावजूद बतौर मेयर साहब से भी बात हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कमिश्नर साहब से हमारी बात होगी 5 तारीख को। अभी इन लोगों का समय पूरा नहीं हुआ, हमसे कॉर्पोरेशन ने कोई बात नहीं करी, और हमारी मेयर साहब के आश्वासन देने के बावजूद भी उन्होंने बोला अब आपको नहीं तंग किया जाएगा। जब इन लोगों को वो मिले लाइसेंस, डायरी नंबर्स दिए गए, डायरी नंबर देने के बावजूद, बात होने के बावजूद, इन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, पिछले 12-13 वर्ष से ये लेडीज काम कर रही है। तो एक सिंपल से अपना थोड़ा सा सामान लेके बैठी, उसके लिए छीना झपटी में, यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन ने हाथापाई तक करी। जब अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई आगे, जब आगे से कोई ऑर्डर ही नहीं आए हुए, जब हमारी बात नहीं हुई, तो उसके बाद ये सब चीजें क्यों की जा रही है मैम? कॉर्पोरेशन को या तो वो पहले एक बार या कमिश्नर साहब हमसे बैठ के बात करें। कमिश्नर साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेयर साहब बात करने के लिए तैयार नहीं, एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा? यहाँ पे गरीब इंसान की तो सुनी नहीं जा रही है ना मैम, हाथापाई तक कर रहे हैं यहाँ पर एमसी वाले। दुकान से सामान बाहर निकलने का अभी आपके सामने वीडियो भी होगी, उन लोगों को बड़े तहजीब से कहा जा रहा है कि सामान थोड़ा अंदर अंदर कर लो मैम। यहाँ पे तो पूरा छीना झपटी, जैसे कि यहाँ पे कोई चोरी का सामान बिक रहा है या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है, उस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रीट वेंडर नहीं, यहाँ पे कोई जानवर बैठे। मतलब हम लोगों को क्या रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है, एक्ट के अनुसार तो हमको भी रोजी रोटी कमाने का हर एक व्यक्ति को हक है ना मैम। ये तो गलत बात है ना, ये तो टोटली ये जो एमसी कॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ही विरोधी काम कर रहे हैं। ना तो ये कोई मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए तैयार है, ना ये हमसे बात करने के लिए तैयार है। ये बिना अपनी मन मर्जी कॉर्पोरेशन की तो नहीं चलेगी ना मैम। अगर इसी तरीके से रहेगा तो फिर हम तो पूरे तरीके से विरोध करेंगे। ये लेडीज कहाँ जाए जरा पूछो ना मैम, इसका कोई नहीं आगे पीछे कमाने के लिए, कौन देगा इस लेडीज को? ये अपना पूरा रात भर वो बना के 2-3 पेयर बच्चों के बना के वो सुबह को बेचती है, वो पूरा वो हाथ उसका खींच खूंच के पूरा उसका हाथ फ्रैक्चर कर देगी। ये लेडीज कहाँ जाएगी? ये तो कॉर्पोरेशन मैम, या तो तुम जॉब दे दो ना इन लोगों को, कोई ऐसी जॉब दे दे कि हमको रोड में बैठना ही ना पड़े। अगर हमारे पास ऐसी जॉब है तो हम रोड में क्यों बैठे? मैम पूरी तरीके से विरोध होगा। हालांकि अभी ये सारी महिलाएं हैं मैम, वो भी ऐसी महिलाएं किसी के मैम हस्बैंड नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है मैम, और इनको तो अस्थमा तक की प्रॉब्लम है मैम। ये कहाँ जाएगी महिला? हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में आक्रोश रैली और
धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पेंशनर्स का 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और अपनी समस्याओं को उन्होंने सीएम के सामने प्रस्तुत किया। पेंशनर्स की मांगों को विधानसभा के भीतर भी उठाया गया है। पेंशनर्स का कहना है कि सरकार अब तक केवल आश्वासन दे रही है, जबकि उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर जताया है कि यदि सरकार शीघ्र कार्यवाही नहीं करती है तो वे जल्द ही शिमला सचिवालय का घेराव भी करेंगे। घटनास्थल पर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने पेंशनर्स की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर मजबूती से उठाया जाएगा। पेंशनर संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों का समाधान तुरंत किया जाए ताकि उन्हें बार बार विरोध आंदोलन का सहारा न लेना पड़े। 28 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के 18 बड़े जो संगठन है वो हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मशाला में एक विशाल जन समूह के रूप में, एक विशाल रैली के रूप में इकट्ठे हुए और जिसमें लगभग 10,000 पेंशनरों ने पूरे 12 जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों ने भाग लिया और उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक जो उदाहरण है हमारे पास 95 ईयर्स के एक हमारे पेंशनर्स थे, उन्होंने भी भाग लिया। उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभावी और कितना संघर्ष ये हमारा जो रहा है वहाँ कितना महत्वपूर्ण होगा। हमारा जो कार्यक्रम था रैली धरना प्रदर्शन का वो लगभग 11 बजे शुरू हुआ और 1-1:30 बजे तक हमारी रैली पुलिस ग्राउंड में शुरू हुई। वो पुलिस ग्राउंड में इसलिए शुरू हुई कि जो जारोबर जो वहाँ मैदान था विधानसभा के नज़दीक उसकी कैपेसिटी 4,000 की थी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला पहले दिन के पेंशनरों का समूह 10-12 हज़ार से ज़्यादा आने वाला है तो उस स्थान को एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज कर दिया और हुआ भी यही बात। पर वो जो स्थान था वो 12 किलोमीटर दूर था विधानसभा से। तो आप देख सकते हैं कि पेंशनरों का जोश इतना था कि जैसे ही 1:30 बजे हमारा धरना प्रदर्शन वहाँ समाप्त हुआ और हम विधानसभा के राह के लिए हमारा काफिला जैसे चला तो 12 किलोमीटर लोग कुछ पैदल आए, कुछ गाड़ियों में आए और वैसे ही जैसे हम वहाँ विधानसभा के परिसर के बाहर पहुंचे वहाँ भी नाराबाजी शुरू हो गई और वहाँ चक्का जाम कर दिया, जिसमें जयराम ठाकुर जी जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको भी बाहर आना पड़ा, उनको भी अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी और उनका भी ये मानना था कि आपकी मांगे जायज़ है। इसको हमने विधानसभा में भी उठाया और बाहर भी उठाया। उसके बाद हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें। तो हमारा एक 38 पेंशनर्स जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जॉइंट एक्शन कमेटी के मुख्य जो पदाधिकारी थे, उनका मिलना हुआ उनके चैम्बर में और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ बड़ी सौहार्दपूर्ण हमारी चर्चा हुई। जो हमारा 14 मांग सूत्री पत्र जो हमने पिछले महीने दिया था उसके ऊपर हमने चर्चा की और उनका ये कहना था कि अभी इसी डिटेल में इस जो डिमांड चार्टर है आपका वो हम विधानसभा सेशन खत्म होने के बाद 10-11 तारीख के बाद आपके साथ विस्तृत चर्चा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में करेंगे और आपकी जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो JCC है उसका गठन करके आपके जितने भी डेलीगेट्स होंगे 18 संगठनों उनको बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी आपको पता है कि वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं है और हमें 3-4 महीने का समय दे। हमने भी ये माना कि कोई बात नहीं, 3-4 महीने का समय भी हम भी मानेंगे, स्थिति को हम भी समझेंगे, परंतु कम से कम संवाद तो हो। हमारी सारी मांगे फाइनेंस से नहीं जुड़ी हुई है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स भी है, उसको भी सेटल करने के लिए जब तक उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय, फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सामने नहीं होंगे, वो समझेंगे हमारे को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि हमें फुली उसके बाद वी आर ऑल अवेयर ऑफ आवर डिमांड्स एंड वी हैव वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और खास करके हमने सेक्रेटरीट में भी काम किया है, हर ब्रांचेज में किया है, तो हमारे को पता है कि हम बेटर IAS अफसर को हम ही समझा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि आमने सामने जो बात होगी कुछ वो समझेंगे, कुछ हमारे को समझाएंगे। तो हमारा एक ये एग्रीमेंट हुआ है, हमारा एक आश्वासन मिला है
कि आपकी ये मांगे भी उचित है। ये मुख्यमंत्री ने माना, बाहर भी माना और सदन में भी माना, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने एक आधी प्रेस को बाइट भी दी है कि आपकी मांगे ठीक है। तो हमारे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी सार्थक वार्ता होगी।